नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। आज मेरा देश मेरा प्रधानमंत्री एपिसोड का तीसरा कार्यक्रम है। पिछले 2 एपिसोड में हमने मनमोहन सिंह के बारे में बात की, उनके बचपन के बारे में बात की और जाना कि उनका राजनीतिक सफर या उनकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई। इस एपिसोड में हम आगे की बात करेंगे। मनमोहन सिंह शांत स्वभाव और तेज दिमाग के थे। मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को उनका शांत स्वभाव और तेज दिमाग दर्शाता है। बचपन में मोहना के नाम से बुलाए जाने वाले सिंह लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। इस बीच कई लोग उनके काम की बेहद प्रशंसा भी करते थे, लेकिन उनके कम बोलने और ज्यादा मेल मिलाप ना करने की वजह से लोग उनकी आलोचना भी करते थे। कई बार विरोधी उन्हें सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर देते थे, लेकिन मनमोहन सिंह अपने काम और चुप्पी से सबकी बोलती बंद कर देते थे। जो लोग मनमोहन सिंह को करीब से जानते हैं वह उनकी बेहद प्रशंसा करते हैं। मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने अपनी पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में उनके बारे में कई बातें लिखी हैं। संजय बारू द्वारा लिखी जा रही किताब की आलोचना भी की गई। रिपोर्ट के अनुसार इस किताब में संजय बारू ने दावा किया कि मनमोहन सिंह ने दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और सहयोगी दलों के समक्ष घुटने टेक दिए थे। मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि किसी सरकार में सत्ता के 2 केंद्र नहीं हो सकते। संजय बारू साल 2004 से 2008 के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे हैं। किताब में बारू ने और भी कई दावे किए। 2009 की जबरदस्त जीत के बाद भी मनमोहन सिंह के अपने मन मुताबिक फैसले नहीं ले पा रहे थे। वो अपने ही दफ्तर में अपने पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति करवा पाने में भी असक्षम थे। मतलब साफ था कि उन्होंने बहुत जल्दी ही दूसरों को जगह दे दी थी। सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद सुपर कैबिनेट की तरह काम करती थी और सभी सामाजिक सुधारों के कार्यक्रमों की पहल करने का श्रेय भी उसी को दिया जाता था। मनमोहन सिंह की अवहेलना करने का ये आलम था कि अमेरिका जैसे देश की यात्रा पर वापस आने के बाद विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इस बात की जरूरत भी नहीं समझी कि वो उसके बारे में मनमोहन सिंह को ब्रीफ करें और उनसे राजनीतिक मुद्दों को लेकर बात करें। संजय बारू अपनी किताब में लिखते हैं कि सोनिया गांधी का जून 2004 में सत्ता त्याग देना अंतरात्मा की आवाज सुनने का नतीजा नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक कदम था और एक ऐसा कई लोगों को लगता था। वजह यह थी कि मनमोहन सिंह अपने ही कार्यकाल के मालिक नहीं थे और कांग्रेस नेतृत्व के प्रभावशाली लोग लगातार उनकी इसी वजह से उपेक्षा करते थे। सोनिया गांधी पर्दे के पीछे से सरकार चला रही थी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर मनमोहन सिंह की आलोचना होती थी। उन्हें सब कुछ सुनना पड़ता था। कुछ भी गड़बड़ी होती तो विरोधी लगातार मनमोहन पर हमलावर हो जाते। बतौर प्रधानमंत्री उन्हें ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ा कि वे ऐसी सरकार के प्रधान हैं जो घोटालों से घिरी हुई है। यह सब इस वजह से था कि अत्यंत शरीफ व्यक्ति होने के कारण मनमोहन से उस दृढ़ता का अभाव था जो उनकी सरकार में शामिल चंद पदभ्रष्ट मंत्रियों को काबू करवाने के लिए जरूरी थी। पूर्व कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG विनोद राय ने मनमोहन सरकार को सार्वजनिक धन के गलत इस्तेमाल के लिए लगातार कटघरों में खड़ा किया। कोयला घोटाले में देश को 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इसके लिए उन्होंने मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उस समय कोयला मंत्रालय उनके पास था। आरोप लगे कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने मामले की जांच कर रही CBI की रिपोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणी के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिससे मनमोहन सिंह की काफी किरकिरी भी हुई थी। CAG के दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के घोटालों और आदर्श सोसाइटी घोटाले की रिपोर्ट पेश करने के बाद भी मनमोहन सरकार की काफी बदनामी हुई। इस तरह मनमोहन सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार बहुत कुछ सुना, लेकिन फिर भी वे शांत रहे और अपना काम करते रहे। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का श्रेय सोनिया गांधी को जाता है, लेकिन राजनीति में लाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को जाता है। कैसे? दरअसल जब नरसिम्हा राव 1991 में प्रधानमंत्री बने तो वो कई चीजों के विश्लेषक बन चुके थे। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय वो पहले देख चुके थे। वो भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन एक विभाग ऐसा था जिसमें उनका हाथ थोड़ा तंग था, वो था वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री बनने से 2 दिन पहले कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा ने उन्हें 8 पेज का एक नोट दिया था, जिसमें बताया गया था कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उनको एक चेहरा या मुखौटा चाहिए था जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और उनके घरेलू विरोधियों को संबल बंधा सके। भारत अब पुराने तरीके से नहीं चल पाएगा। उन्होंने उस समय के अपने सबसे बड़े सलाहकार PC अलेक्जेंडर से पूछा कि क्या आप वित्त मंत्री के लिए ऐसे शख्स का नाम सुझा सकते हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता हो। अलेक्जेंडर ने उन्हें रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निर्देशक IG पटेल का नाम सुझाया।
लेकिन आईजी पटेल दिल्ली आना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी मां बीमार थी और वह वडोदरा में रह रहे थे। फिर अलेक्जेंडर ने ही मनमोहन सिंह का नाम लिया। अलेक्जेंडर ने शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले मनमोहन सिंह को फोन किया। उस समय वो सो रहे थे क्योंकि कुछ घंटे पहले ही वे विदेश से लौटे थे। जब उन्हें उठाकर इस प्रस्ताव के बारे में बताया गया तो उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह से 3 घंटे पहले मनमोहन सिंह के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दफ्तर में नरसिम्हा राव का फोन आया कि मैं आपको अपना वित्त मंत्री बनाना चाहता हूँ। शपथ ग्रहण समारोह से पहले नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से कहा कि अगर हम सफल होते तो हम दोनों को इसका श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर हमारे हाथ असफलता लगती है तो आपको जाना पड़ेगा। 1991 के बजट से 2 हफ्ते पहले जब मनमोहन सिंह बजट का मसौदा लेकर नरसिम्हा राव के पास गए तो उन्होंने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। उनके मुंह से निकला कि अगर मुझे यही चाहिए था तो मैंने आपको चुना ही क्यों था। अपने पहले बजट में मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो की उस मशहूर लाइन का जिक्र किया था कि दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ पहुंचा है। उन्होंने अपने भाषण में राजीव गांधी, इंदिरा और नेहरू का बार बार नाम जरूर लिया, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों को पलटने में वो जरा भी नहीं हिचके और वो किया जो मनमोहन का दिल का, जो देश की आर्थिक नीति को सफल और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी था। इस तरह 24 जुलाई 1991 को अपना बजट भाषण देने के बाद मनमोहन सिंह नई आर्थिक नीति और उदारीकरण का एक चेहरा बन गए थे। मनमोहन सिंह के बजट से कांग्रेस पार्टी के भीतर भारी विरोध छिड़ गया था। आम लोगों ने तो बजट को स्वागत किया, लेकिन मनमोहन सिंह के राजनीतिक साथी और वामपंथी इस बजट से खुश नहीं थे। औद्योगिक नियंत्रण की चिता जलाए जाने और पिछले 1 दशक में यूरिया के दामों में 40% की बढ़ोतरी उनके गले से नहीं उतर रही थी। जयराम रमेश अपनी पुस्तक टू द ब्रिंक एंड ब्रेक इंडिया 1991 स्टोरी में लिखते हैं कि जब मैंने नरसिम्हा राव को कांग्रेस सांसदों की मूड के बारे में बताया तो उनकी एक ही टिप्पणी थी, तुम लोगों को एक राजनीतिक सिस्टम के अंतर्गत काम करना आना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मनमोहन को बजट बनाने में और सावधानी बरतनी चाहिए थी। वो ये भूल गए कि प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव ने ही मनमोहन सिंह को दिलेर फैसले लेने की सलाह दी थी और मनमोहन सिंह के बजट भाषण पर स्वीकृति की मोहर नरसिम्हा राव ने ही लगाई थी। इस सब के बावजूद मनमोहन सिंह लोगों का विश्वास बना पाए और सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। मनमोहन सिंह एक प्रधानमंत्री से ज्यादा भारत के वित्त मंत्री के रूप में किए गए कामों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहे। लोगों का मानना है कि मनमोहन सिंह में किसी भी प्रकार से भ्रष्ट ना होने की विलक्षण क्षमता है, लेकिन दबाव के आगे वह हमेशा झुक जाते थे। लेकिन सत्ता में रहते उन पर कभी राजनीतिक सुख की कामना उन्होंने नहीं की। आर्थिक नीतियों के फैसले मनमोहन सिंह अच्छे बुद्धिमान को पीछे छोड़ देते थे। यही वजह है कि लोग आज भी उनके एक सफल वित्त मंत्री के रूप में तारीफ करते हैं। ये था हमारा मनमोहन सिंह के राजनीतिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और उनके बचपन से जुड़े किस्सों की एक छोटी सी कहानी। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात एक नए प्रधानमंत्री की रोचक कहानी के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।